अब 20 किलोमीटर से ज़्यादा चलने पर ही लगेगा टोल टैक्स। सड़क परिवहन मंत्रालय ने पे एज यू यूज सिस्टम वाला नया नियम लागू किया है। जीपीएस से दूरी मापी जाएगी, यानी कितनी दूरी तक आपने सफ़र किया है। राष्ट्रीय हाईवे, पुल, बाईपास और सुरंगों पर ये नियम लगेगा, लेकिन नेशनल परमिट वाले वाहनों को इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। डिटेल्स लेते हैं रोहन सिंह से। बताएं रोहन, क्या है पूरी कहानी? जी, दरअसल सरकार एक ऐसे सिस्टम पे काम कर रही है जो कि जहाँ पे आपको टोल प्लाजा पे रुकना ना पड़े, टोल नाके ना रहें, और इसके लिए काफ़ी समय से पे एज यू यूज़ सिस्टम की तैयारी हो रही है। और अब सरकार ने इसके जो नियम है उसको नोटिफाई किया गया है। इसमें होगा क्या कि आपकी जो गाड़ी है इसमें एक ऑनबोर्ड यूनिट लगी रहेगी जो कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम और जो जीपीएस है उससे लैस होगी, और उसी के आधार पर आपकी गाड़ी कितनी वास्तविक दूरी तय कर रही है उसके आधार पर जो है अपने आप जो आपका टोल है वो कट जाएगा। यानी कि आपको कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है। ये फास्टैग से अलग सिस्टम है। फास्टैग में भी आपको थोड़ी देर रुकना पड़ता है, यहाँ आपको बिल्कुल रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए एक अलग लेन रहेगी जहाँ से आप पास कर सकेंगे, और वहाँ पर किसी भी तरह का कोई बैरियर नहीं होगा। अब आपके गाड़ी में ये डिवाइस आएगी कहाँ से? तो जो OEMs हैं, जो कार मेकर्स हैं, वो इसे लगा कर देंगे। अभी नियम नोटिफाई हुआ है और कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स भी कुछ जगहों पे हो चुके हैं। सरकार अब फेज वाइज मैनर में कुछ सिलेक्टेड हाईवेज पे से लागू करेगी, और जो फ़ायदा होने वाला है, पहले 20 किलोमीटर तक अगर आप यात्रा करते हैं तो आपको कोई टोल नहीं लगेगा। उसके बाद आप जितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उतना ही आपको टोल देना पड़ेगा, और उसके ऑटोमेटिकली आपका जो अकाउंट है उससे वो डेबिट हो जाएगा। तो ये सिस्टम के लिए बनाया गया है। हालांकि जो नेशनल परमिट जिन गाड़ियों में है उस पर यह लागू नहीं होगा, और इसके अलावा जितने नेशनल हाईवेज हैं, एक्सप्रेसवे है, हर जगह इस नियम का पालन किया जाएगा। और फिलहाल इसके नियम को नोटिफाई किया है। आने वाले दिनों में हम इसे फेज वाइज में अलग अलग एक्सप्रेसवे पे लागू होता हुआ भी देखेंगे। तो रोहन, सरकार ने इस पर लागू करने की कोई तिथि नहीं दी है कि कब से ये लागू होगा? फिलहाल इस पर तिथि नहीं दी गई है, लेकिन सरकार ने ये ज़रूर कहा है कि इससे पहले कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स किए जा चुके हैं, और ये भी कहा है कि कुछ चुनिंदा एक्सप्रेसवे को चुना जाएगा, क्योंकि अभी काफ़ी अर्ली स्टेज है। अभी ऑनबोर्ड यूनिट का लगना बाकी है। गाड़ियाँ जो OEMs मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको पहले अपनी गाड़ी में ये यूनिट लगानी पड़ेगी जो कि GPS इनेबल्ड होंगी। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन नियम आ चुके हैं। नियम के लगने के बाद जो अगली प्रक्रिया होगी वो कार मेकर्स के जरिए होगी, और जो कुछ सेलेक्टेड एक्सप्रेसवे हैं उनको इसके लिए तैयार किया जाएगा। उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन नियम के आने से एटलीस्ट रास्ता साफ हो चुका है, क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट पहले ही सक्सेसफुल हो चुका है। और हम सिलेक्टेड वे में अब आगे देखेंगे कि धीरे धीरे अगले कुछ महीनों सालों में इस नियम को लागू होता हुआ देखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फेस्टिव सीजन में पहले टाटा मोटर्स ने अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर बड़ा डिस्काउंट दिया है। नेक्सॉन EV पर 3 लाख, पंच EV पर 1.25 लाख। इतनी बड़ी बड़ी छूट कंपनी दे रही है। रोहन, बताइए, अब तो गाड़ी लेना आसान होगा टाटा की। ये फेस्टिव सीज़न है और लगभग सभी कंपनियां जो है अपनी तरफ से ऑफर दे रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे ये अब तक की सबसे बड़ी छूट है। टाटा मोटर्स की तरफ से उन्होंने एक प्राइस कट का अनाउंसमेंट किया है। नेक्सॉन EV की अगर हम बात करें 3 लाख तक का डिस्काउंट है। इसके अलावा पंच पे कहें 1,20,000 तक का डिस्काउंट है। टियागो पे भी हम कहें 40,000 तक का डिस्काउंट है। इसके साथ ही जो टाटा नेक्सॉन है वो 12.5 लाख से शुरू हो रही है। जो टाटा अगर हम पंच की बात करें वो 10 लाख से शुरू हो रही है, और ये अब लगभग एट पार है। इनकी जो सेम जो काउंटर पार्ट है पेट्रोल वाली जो गाड़ियां हैं उसके बराबर लगभग पहुंच चुकी है। तो ये एक बड़ा डिस्काउंट है। और साथ ही एक और बड़ा इंटरेस्टिंग ऑफर है, ये फेस्टिव कार ऑफर है इनका, जिसमें कि 6 महीने तक फ्री चार्जिंग की ये सुविधा दे रहे हैं। इनका कहना है कि इनके 5500 से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशंस हैं जहाँ पे जो इनके कस्टमर्स हैं जो इन EVs को यूज़ करते हैं वो फ्री चार्जिंग 6 महीने तक यूज़ कर सकेंगे। और साथ ही ये भी कहा है कि 31 अक्टूबर तक फिलहाल ये लागू होगा। तो आने वाले दिनों में कल हम देखने जा रहे हैं, कल MG मोटर्स भी एक धमाकेदार गाड़ी लेके आ रहा है। तो उससे पहले प्राइस कट की घोषणा तो EV सेक्टर में आगे आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि कुछ और कंपनियां भी अपनी प्राइस को धीरे धीरे कम करेंगी। टाटा ने इसकी शुरुआत कर दी है। फेस्टिव सीजन है भी, और देखिए काफ़ी सही समय है ये गाड़ी खरीदने का। शुक्रिया रोहन। टाटा मोटर्स EV के ED गिरीश वाघ का कहना है कि कमर्शियल व्हीकल्स की सेल में कमी देखने को मिली है। Q1 में 2% की ग्रोथ थी, और अब भारी बारिश के कारण अगस्त एंड में
4% का डिक्लाइन देखने को मिला है। अभी क्या स्थिति है और क्या आपको कुछ अच्छे संकेत दिख रहे हैं कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में? क्या इकोनॉमी, हम कह सकते हैं कि जो चीज़ें रुक गई थी अब वो बेटर हो रही हैं? आने वाले कुछ समय का आउटलुक क्या है? तो देखिए, जब हम ये फाइनेंशियल ईयर 25 में एंट्री किए तब जनरल इलेक्शन के कारण प्रोजेक्शन ये था कि Q1 में थोड़ा सा सेल कम होगा, लेकिन अच्छा ये हुआ कि Q1 में ईयर ऑन ईयर बेसिस एक 2% का हमको ग्रोथ मिला, तो ये एक पॉजिटिव सरप्राइज था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे जुलाई और अगस्त में, तो हेवी रेन्स के कारण इंडस्ट्री में थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है, और इसके कारण अभी अगस्त एंड तक अगर हम देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 4% की डिक्लाइन हुई है। लेकिन सितंबर में हमें लगता है कि फेस्टिव सीजन भी शुरू हो रहा है और रेंज भी अभी कम होते जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी फिर से जोर से चालू होंगे, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सितंबर से इंडस्ट्री फिर से ग्रो करेगी, और हमें लगता है कि फाइनली ये ईयर एंड तक इंडस्ट्री थोड़ा सा ग्रोथ या एक फ्लैट रहेगी पिछले साल के मुताबिक। लेकिन उसमें अगर हम देखेंगे तो बसेस एंड वैन्स इंडस्ट्री में अच्छी ग्रोथ दिख रही है ये साल, और ईयर एंड तक अच्छी ग्रोथ होगी। फिर इंटरमीडिएट लाइट मीडियम कमर्शियल व्हीकल्स में ग्रोथ दिख रही है। हेवी कमर्शियल व्हीकल्स और स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स में डिक्लाइन दिख रहा है ऑन ईयर बेसिस। लेकिन जैसे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की मैंने बात की जो चालू होंगे, माइनिंग सेक्टर भी चालू होगा, तो यहां से लगता है कि हेवी कमर्शियल व्हीकल सेक्टर भी अभी उठेगा। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी एक्मा से में कहा है कि 2 साल के अंदर ईवी गाड़ियां की कीमत पेट्रोल डीजल वाहनों के बराबर हो जाएगी। Without subsidy, you can maintain that cost because the cost of production is less. So now the vehicle is available, and now I feel that within 2 years, the cost of the petrol vehicle and the diesel vehicle will be same like electric vehicle. So they don't need subsidy because already there is saving on electric as a fuel. मारुति सुजुकी के मैनेजमेंट का कहना है कि इन्वेंट्री ज़्यादा नहीं बढ़ी है, कंपनी जानबूझकर कम गाड़ियों को डिस्पैच कर रही है। फेस्टिवल में डिमांड और ईवी सहित तमाम मुद्दों पर कंपनी के मार्केटिंग एंड सेल्स हेड पार्थो बनर्जी से खास बातचीत की रोहन सिंह ने। हमारे साथ पार्थो बनर्जी जी हैं, हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग मारुति सुजुकी। सर, स्वागत है आपका। एक सवाल जो पूरी ऑटो इंडस्ट्री इस वक्त जिस पे बात कर रही है वो है हाई इन्वेंट्री लेवल्स। डीलर्स आपकी बात कर रहे हैं। मारुति सुजुकी ने इससे पहले कई बार कहा है कि आपका रीजनेबल मैनेजेबल लेवल पे है। इस वक्त क्या स्थिति है, कितने दिन की इन्वेंट्री स्टेटस है, और कुछ समय पहले आपने कुछ प्रोडक्शन रैशनलाइजेशन भी किया था, क्या वो अभी भी जारी है? रोहन जी, 1 सितंबर को हमारा जो नेटवर्क स्टॉक है ऑल ओवर इंडिया 36 दिन का है। जनरली 30 डेज इज कंसिडर्ड वेरी गुड, 36 डेज है, बट हमको ये भी देखना पड़ेगा कि स्टॉक्स जो पहले हमारे हाई थे, पिछले 2 महीने से भी आप देखेंगे मारुति ने एक कंसिडर्ड कॉल लिया है कि हम अपने डिस्पैचेस को कैलिब्रेट कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं। इसलिए हम कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि डीलर का स्टॉक बढ़े, और ये जो मार्केट शेयर होता है जनरली आज की तारीख में हम डिस्पैचेस का देखते हैं। हमको देखना चाहिए कि रिटेल का जो मार्केट शेयर है वो क्या हो रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि मार्केट के अंदर आपकी गाड़ी कितनी बिक रही है। तो हमारा पहले तो है कि हम डिस्पैचेस को हम कैलिब्रेट कर रहे हैं। 36 डेज स्टॉक्स, मुझे लगता है कि मैंने अभी आगे फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और हमारे डीलर्स भी जो है आज के तारीख में उनकी फोकस बहुत ज्यादा है रिटेल के ऊपर, अंडर कंट्रोल। अक्सर हम डिस्काउंट्स बढ़ाते हैं, प्राइस कट करते हैं। अब फेस्टिव सीजन में एंटर कर चुके हैं, आने वाले कुछ महीनों में, 2-3 महीनों में जब तक ये फेस्टिविटीज़ रहती हैं, क्या आउटलुक लेके चल रहे हैं? आपको लगता है कि हम एक अच्छे सेल्स की तरफ बढ़ेंगे? यदि मैं आपको मारुति की फिगर्स बताऊं पिछले महीने की केरला के, तो हमारी बुकिंग की में 11% की ग्रोथ है। और अभी गणेश चतुर्थी थी, पहला दिन था आपका, सैटरडे का दिन था, शनिवार का दिन था, पर डिलीवरीज में हमने 10% की ग्रोथ देखी है। तो हमें लग रहा है कि फेस्टिवल सीजन में हमें
पॉजिटिव एक हमको ट्रैक्शन मिलने जा रही है एंड ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं आपके। सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के लिए सरकार एक साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क बनाने पर विचार कर रही है। CNBC आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि साइबर फ्रॉड के बढ़ते खतरों को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है। डिटेल्स बता रहे हैं लक्ष्मण रॉय। दरअसल साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क जो है ये सभी तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए होगा, जितने भी वित्तीय संस्थाएं हैं सबके लिए होगा। एक तरीके से फाइनेंशियल सिस्टम को साइबर हमले से बचाने का एक पुख्ता इंतजाम होगा और इसमें विशेष जोर इस बात पर दिया जाएगा कि विदेशों से, दूसरे देशों से जो साइबर अटैक हों उसको रोकने में ये साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क एक वॉल की तरह काम करे। और ये साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क मौजूदा सिस्टम के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा उन्नत होगा, आधुनिक तकनीक से लैस होगा, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा और साइबर हमले रोकेगा ही नहीं, बल्कि अगर किसी सूरत में साइबर हमला हो भी जाता है तो तुरंत में यहाँ पे वार्निंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। और जिस तरीके से सरकार का मानना है कि जनधन योजना के तहत कई सारे अकाउंट खोले जा रहे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, काफ़ी कुछ डिजिटाइज होते जा रहा है, इस वजह से साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क की ज़रूरत है। और इसलिए इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव की शुरुआत की, उसके बाद IT मंत्रालय के साथ चर्चा हुई है और कई वित्तीय संस्थाओं से भी इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। दूसरे देशों में ऐसी जो व्यवस्था है उसका भी अध्ययन यहाँ पे किया जा रहा है। और ये इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने भी काफ़ी चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में साइबर अटैक बढ़ सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में डिजिटाइजेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और कोविड के बाद से ये साइबर अटैक दोगुना हो चुके हैं। और अब तक IMF के आंकड़ों के मुताबिक 20,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल साइबर अटैक हो चुके हैं, जिसमें $12 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। शायद यही वजह है कि सरकार इस प्रस्ताव को लेकर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गई है। बात करते हैं बाजार की। बाजार में बुल्स का जोश हाई है। फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स ने 362 पॉइंट, निफ्टी ने 105 पॉइंट चढ़कर क्लोजिंग दी है। आज के बाजार में मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। IT, फार्मा शेयरों में अच्छी खरीदारी दिखी। रियल्टी, एनर्जी, मेटल इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए हैं और तेल गैस शेयरों में दबाव देखने को मिला है। आज IT शेयरों में तगड़ा एक्शन था। ब्रोकरेज हाउस भी IT सेक्टर पर काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि सेक्टर में रिकवरी के अच्छे आसार हैं। यतीन मोता बता रहे हैं मोतीलाल ओसवाल की IT रिपोर्ट में क्या क्या है। देखिए, जहाँ तक कि मोतीलाल ओसवाल का सवाल है, IT सेक्टर पे वो ऑलरेडी एक पॉजिटिव रुझान के साथ बने हुए हैं। और जहाँ तक कि रिकवरी का सवाल है, मोतीलाल ओसवाल को लगता है कि जो ओवरऑल IT सेक्टर है, यहाँ एक कस्प ऑफ रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। अगर हम टारगेट प्राइस की बात करें तो HCL टेक ये एक ऐसा स्टॉक है जो उनको सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है। इनफैक्ट 2200 रुपये के टारगेट के साथ उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो LTI, माइंडट्री, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, यहाँ भी जो टारगेट हैं वो करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी ज़्यादा आपको दिखाई दे रहे हैं। इनको लगता है कि जो परसिस्टेंट सिस्टम्स हैं उनकी ऑर्डर बुक और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए इनको आगे जाके फ़ायदा होगा। कोफोर्ज की बात करें तो जो सिग्निटी का एक्विजिशन अभी उन्होंने किया है उससे काफ़ी अच्छा उनको सिनर्जी मिलेगा आगे जाके, तो इसके लिए वो भी एक स्टॉक है जहां वो बुलिश है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा, उनकी टॉप पिक में HCL टेक शामिल है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के IPO को तगड़ा रिस्पांस मिल रहा है। इस पब्लिक ऑफर के चलते बजाज समूह एक बार फिर से सुर्खियों में है। बजाज ग्रुप की दूसरी कंपनियों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए बाजार बजाज हाउसिंग फाइनेंस में भी अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर रहा है। देश के इस सबसे बड़े कारोबारी समूह की खास बातें बता रहे हैं सुमित मेहरोत्रा। तो डिकेड्स के बाद बजाज ग्रुप की तरफ से एक और IPO आता हुआ दिखाई पड़ा है, लेकिन इस तरह की IPO में हलचल क्यों है? आखिर ये ग्रुप इतना ज़्यादा चर्चित क्यों है और यहाँ पर क्यों इतनी निवेशकों का इंटरेस्ट है? इस पर भी नजर डाल लेते हैं। ग्रुप की सिचुएशन बनते हुए कैसे दिखाई पड़ी। दरअसल ये ग्रुप करीब 12 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप का रफली वर्थ रखता है और इस मार्केट कैप के लिहाज से देखा जाए
और ये 50,000 करोड़ रुपए के आसपास का अप्रॉक्सीमेटली कंपनी, जो ग्रुप की कंपनियां, इनका मिला के मुनाफा आता हुआ दिखाई पड़ता है। तमाम ग्रुप की कंपनियों का मुनाफा है। मार्केट कैप के लिहाज से देश का 5वां सबसे बड़ा ग्रुप के तौर पे शुमार है और हाल फिलहाल में इसने एक बढ़िया वेल्थ क्रिएशन जर्नी भी इस ग्रुप की रही है। सबसे बड़ी बात, इस ग्रुप पर कोई भी कर्ज नहीं है। अगर आप देखेंगे तो अलग अलग कंपनियों में छोटा मोटा डेट है, लेकिन ओवरऑल इस ग्रुप की सिचुएशन में कैश रिच ग्रुप के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। 20 साल में औसत करीब 20% की CAGR से इस ग्रुप के अंदर ग्रोथ होते हुए दिखाई पड़ी है, जिसमें साल दर साल एक शानदार रिटर्न भी आता हुआ दिखाई पड़ा है। पहले ग्रुप की 4 कंपनियों का रफली 99% हिस्सा मुनाफे में आता है, जो करीब 9 कंपनियां इस ग्रुप की लिस्टेड हैं और उसमें से 4 कंपनियों की तरफ से ही 99% प्रॉफिट आता है और इन्हीं 4 कंपनियों की तरफ से ही करीब ये मुनाफे का नंबर, जहां पे बजाज फिनसर्व 16,100 करोड़ का मुनाफा जनरेट करता है, बजाज फाइनेंस करीब 15,000 करोड़ का मुनाफा, बजाज ऑटो 8,000 करोड़ का मुनाफा और बजाज होल्डिंग रफली 7,500 करोड़ रुपए का मुनाफा यहां से आता हुआ दिखाई पड़ता है। मार्केट कैप के लिहाज से इस ग्रुप का करीब जो की कंट्रीब्यूशन है वो 5 कंपनियों की तरफ से आता है। सबसे बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन मार्केट कैप का बजाज फाइनेंस करीब 38% के आसपास, बजाज फिनसर्व 25% के आसपास, बजाज ऑटो 25% के आसपास, बजाज होल्डिंग 10% और अदर्स करीब 2% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये पूरा कंट्रीब्यूशन ग्रुप की बाकी कंपनियों की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन रिटर्न के लिहाज से देखा जाए तो ये ग्रुप ने शानदार रिटर्न दिया है बीते 16 सालों में। बजाज फाइनेंस करीब 50% की CAGR से ग्रो करने वाला स्टॉक रहा है और निफ्टी की सबसे ज्यादा रिटर्न अगर किसी स्टॉक ने दिया है CAGR के लिहाज से तो बजाज फाइनेंस है। फिर आता है बजाज ऑटो 33% का CAGR, बजाज फिनसर्व 25% का CAGR, महाराष्ट्र स्कूटर 28% की CAGR से यहां पे भी ग्रोथ देखने को मिली और बजाज इलेक्ट्रिकल भी करीब 14% की CAGR से ग्रो करने वाला स्टॉक रहा बीते 16 सालों में। इसके अलावा बजाज होल्डिंग 22% की ग्रोथ यहां देखने को मिली, हरकुलस होएस करीब 10% की CAGR। जो थोड़ी बहुत अंडर परफॉर्मेंस रही वो मुकुंद और मुकुंद इंजीनियरिंग की तरफ से रही, लेकिन फिर भी ओवरऑल इस ग्रुप की तरफ से करीब 20% की CAGR से 20 सालों में हमने ग्रोथ देखी। इसीलिए इतने डिकेड्स के बाद जब IPO आ रहा है तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट यहां पे बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एप्पल का नया iPhone 16 लॉन्च हो गया है। नई सीरीज में AI की ताकत को जोड़ा गया है जिसे एप्पल ने खुद डेवलप किया है। नाम है एप्पल इंटेलिजेंस। इसके अलावा iPhone 16 में एक ज़ोरदार कैमरा बटन दिया गया है जिससे फ़ोन का कैमरा यूज़ करने का पूरा अनुभव बदल जाएगा। इसके अलावा नई एप्पल वॉच और नए एप्पल एयरपोर्ट्स भी लॉन्च किए गए हैं। नए लॉन्च में क्या क्या खास रहा बता रही है शिवानी घरत। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इंटीग्रेटेड ऑन द डिवाइसेस एप्पल इंटेलिजेंस, जो इनफैक्ट उससे पहले WWDC के अराउंड अनाउंसमेंट हुई थी एप्पल इंटेलिजेंस की, एप्पल का खुद का AI इन डिवाइसेस पर, सारे के सारे 16 सीरीज डिवाइसेस पर आने वाला है। इसी के साथ साथ कई सारे हार्डवेयर में, डिजाइन में थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स हमें नजर आ रहे हैं। अभी सबसे बड़ी चीज जो इस साल के 16 सीरीज में आपको दिखाई देगी वो ये है कि जो पहले एप्पल की डिवाइसेस लॉन्च होते थे उनमें तो जो बेस वेरिएंट्स है, जो लोअर एंड वेरिएंट्स है, उनमें पिछले साल का जो चिपसेट है वो इनफैक्ट पाया जाता था। अभी इस साल की सीरीज से A18 जो है चिपसेट की सीरीज अक्रॉस द डिवाइसेस आपको मिलेगी, सारी की सारी 16 सीरीज डिवाइसेस में मिलेगी। इसी के साथ साथ एक इंटरेस्टिंग डेडिकेटेड, बिल्कुल DSLR की तरह काम करने वाला एक कैमरा बटन, जिसकी मदद से आप लाइट प्रेस करेंगे तो पिक्चर पर फोकस कर सकते हैं। क्विकली लॉन्च करना है आपको कैमरा ऐप तो आपको इस बटन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो थोड़ा लंबे समय तक आप उसको प्रेस कर सकते हैं। तो ये सारी नई चीजें कुछ आपको मिलेगी, अलग अलग नए रंगों में आपको नए आईफोन्स मिलेंगे। साथ ही जो प्रो डिवाइसेस है उनमें ऑफ कोर्स A18 प्रो चिपसेट, उसी चिपसेट का एक प्रो वेरिएंट आपको मिलता है जो ज्यादा पावरफुल है और ज्यादा तेज है। लेकिन एप्पल इंटेलिजेंस की बात पर, हां बिल्कुल अक्रॉस 16 सीरीज डिवाइसेस पर ये एप्पल इंटेलिजेंस मिलेगा, लेकिन वो फिलहाल फॉल में एप्पल ने कहा है, यानी आई थिंक मिड अक्टूबर के आसपास बीटा वेरिएंट मिलेगा। कुछ फीचर्स होंगे, लेकिन हाँ जिस तरह से आप इंटरैक्ट करते हैं डिवाइसेस पे, उसमें अगर आपको फुल इंप्रूवमेंट चाहिए तो उसके लिए हमें फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ स्मार्टेस्ट सीरी भी आपको इस नए डिवाइस के साथ, इन नए सीरीज के साथ मिलने वाला है।
और आईफोन से जुड़ी एक और अच्छी खबर वो ये कि अब भारत में भी अमेरिका की रिलीज डेट पर ही आईफोन मिलेगा। 20 सितंबर से आप खरीद पाएंगे और ऐसा इसलिए क्योंकि अब आईफोन और आईफोन प्लस मॉडल के साथ साथ भारत में आईफोन प्रो और प्रो मैक्स भी बन रहे हैं। फॉक्सकॉन के तमिलनाडु प्लांट में इसका उत्पादन हो रहा है, जिसे यूरोप, मिडिल ईस्ट के साथ साथ अमेरिका भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। नए आईफोन के लॉन्च के साथ ही एप्पल ने आईफोन 15 और आईफोन 14 सीरीज़ की कीमतें घटा दी है। अब आपको दोनों सीरीज़ के फ़ोन 10,000 रुपये तक के डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। पूरे देश का 1/3 कपास अकेले गुजरात में पैदा होता है। इस बार गुजरात में भारी बारिश की वजह से न सिर्फ उत्पादन में गिरावट आएगी, बल्कि कॉटन प्रोडक्ट्स के महंगे होने की भी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। देखिए केतन जोशी की रिपोर्ट। तो गुजरात में इस बार, जैसा कि आपको पता है, ख़ास करके आखिर में, अगस्त के आखिर में काफ़ी बारिश हुई थी। उसकी वजह से जो नुकसान हुआ उस पर हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले हरियाणा की खबर लेते हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन पर आखिरकार बात नहीं बन पाई है। अब हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग मैदान में उतरेगी। आप पार्टी भी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। आज आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है। इसमें 9 नाम हैं। साढ़ौरा से रीता बामनिया, धानेसर से कृष्ण बजाज, इंद्री से हवा सिंह को टिकट दिया गया है। अब तक आप पार्टी 29 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर चुकी है। हरियाणा में कुल 90 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। यहाँ एक ही चरण में 5 अक्टूबर को मतदान और 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होने वाली है। और हरियाणा चुनाव में नामांकन के लिए भी अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अब तक कितनी साफ हुई हरियाणा के दंगल की तस्वीर, आज आवाज़ अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। अमेरिका में कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने देश के चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि भारत में लोकसभा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ होता तो बीजेपी 240 सीट भी नहीं जीत पाती। The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से 24 घंटे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।